चैप्टर 61। वही वहां खड़े सारे लड़के ये देखकर हैरान थे क्योंकि डैनिश ऐसा इंसान था जिसे लड़कियों का खुद को टच करना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वह अभी एक लड़की को अपनी गोद में उठाकर ले जा रहा था। दानिश बार के डोर के पास तक पहुंचकर बिना पीछे पलटे ही बोलता है, देव रायचंद, अब तुम्हें साथ चलने का इनविटेशन देना पड़ेगा या तुम खुद से चलकर आ रहे हो। इतना सुनकर वह लड़का देव तुरंत ही दौड़कर दानिश के पास चला गया। उसे पता था कि डैनिश उससे काफी ज्यादा गुस्सा है। जब दानिश बहुत ज्यादा उससे गुस्सा रहता था तभी वह उसके पूरे नाम से बुलाता था। यही कारण है कि अभी देव थोड़ा सा दानिश से डरा हुआ था। वही मैनेजर तो चिल्लाता रह जाता है। दानिश ने बेहोश काव्य को अच्छे से पकड़ रखा था। वही दानिश सोच रहा था, क्या इस लड़की को इतना भी डर नहीं है कि कोई लड़का बेहोशी में इसका फायदा उठा सकता है? और इसका वजन इतना कम क्यों है? क्या यह लड़की कुछ खाती पीती नहीं है? यही सोचकर दानिश काव्य के मासूम चेहरे को देख रहा था। दानिश बाहर आकर के पीछे वाली सीट पर काव्य को ध्यान से लेट देता है ताकि उसे कहीं चोट न लगे। वही देव कार के आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। दानिश ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर कहा, यहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज गायब कर दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्या हुई था। असिस्टेंट दानिश को यस बॉस बोलकर चला जाता है। वही दानिश जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। देव अभी भी सर को नीचे लटकाए हुई पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। दानिश बिना भाव के चेहरे के साथ कार को चल रहा था। किसी तरह देव हिम्मत करके बोलता है, सॉरी भैया। उसके सॉरी भैया बोलते ही दानिश एकदम से कार को रोक देता है और गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोलता है, सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट देव रायचंद? देव ने हकलाते हुए कहा, आज जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। दानिश ने कहा, अब तुम्हें सॉरी फील हो रहा है? क्या हमारे परिवार ने तुम्हें यह संस्कार दिए हैं कि तुम कोई भी लड़की को छेड़ो, किसी भी लड़की को मॉलेस्ट करो, उसे परेशान करो? जब चाचा और चाची जी को है बात पता चलेगी कि उनका बेटा रातों में बाहर घूमने के लिए बार में जाता है, रात भर दारू पीता है और दारू के नशे में लड़कियों को छेड़ता है, तो उनको कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स वह तो तुम पर प्राउड फील करेंगे, हैं ना? देव जल्दी से बोलता है, भैया वह मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया था। और प्लीज मम्मी और पापा को कुछ मत बताना प्लीज भैया प्लीज। ऐसा बोलकर देव ने रोता हुआ चेहरा बना लिया। दानिश ने कहा, देव क्या तुम्हें पता भी है, जब किसी लड़की को इस तरीके से परेशान करते हैं तो वह लड़की डरकर घर में रहना चालू कर देती है। उसे घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है कि पता नहीं अगली बार कौन सा लड़का उसे राह में चलते चलते परेशान करेगा। तुम्हारे लिए सिर्फ हंसी मजाक उस लड़की के लिए जिंदगी भर का ट्रामा बन सकता है। बेवकूफ एहसास भी है तुम क्या कर रहे थे और ये कब से चल रहा है? वाट एवर, अभी मुझसे बात मत करो नहीं तो मेरे हाथों कुछ गलत हो जाएगा। देव को पता था उसने क्या गलती की थी, फिर भी उसने अपनी सफाई में कहा, भाई मैं सिर्फ थोड़ा सा मस्ती मजाक करता हूँ। मैंने आज तक किसी लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया है और वैसे भी इस लड़की ने तो मुझे अच्छे से पीता है। दानिश ने कहा, मैं जब एक बार तुमको कहा कि मुझसे बात मत करो तो तुमको समझ में नहीं आता देव, और मस्ती मजाक, किसी लड़की को छेड़ना मस्ती मजाक नहीं होता देव। इट्स ए क्राइम, एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, समझे? और बहुत अच्छा किया इस लड़की ने जो तुमको इस तरीके से पीता है। अगर इसकी जगह पर मैं होता तो तुम्हारी 2-4 हड्डियां और टूट चुकी होती। तुमने सोचा है ये लड़की मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग थी इसलिए तुमको पीट दिया। अगर कोई शांत सी लड़की होती तो उसके दिल पर क्या बीतती? शायद वह तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन करती या शायद वह जिंदगी भर अपने घर से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर पाती जस्ट बिकॉज ऑफ यू। देव अब बस चुप करो। दानिश अभी बहुत गुस्से में था और कार चला रहा था।
देव को अपनी गलती का एहसास था। उसने एक बार फिर से सॉरी कहा और चुप हो गया। दानिश ने उसके सॉरी को इग्नोर करके गाड़ी को आगे बढ़ाना जारी रखा। यहाँ दूसरे तरफ अरमान और आर्यन मुंबई की हर एक सड़क पर काव्य को ढूंढ रहे थे। काव्य की कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि अरमान और आर्यन उसका पीछा नहीं कर पाए। वहीं उसके साथ ही मुंबई का ट्रैफिक बहुत ज्यादा था कि वह काव्य के पास नहीं पहुंच पा रहे थे। अरमान को भी खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने क्यों काव्य को खुद से दूर जाने दिया। वही आर्यन को उन दोनों लड़कियों पर गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से काव्य इस तरह गुस्से से ऑफिस से बाहर निकले। वह मुंबई की हर एक गली में काव्य को ढूंढ रहे थे। उन दोनों को काव्य की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। अगर रूही काव्या ही रहती है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर रूही आ जाती हैं तो वाक्य में प्रॉब्लम हो जाएंगी। वह दोनों प्रे कर रहे थे कि रूही और काव्य जहां पर भी हो बस सही सलामत हो। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। चैप्टर 62। आर्यन अरमान अभी कार से टिककर एक जगह खड़े थे। सुबह के 3 बजने आए थे पर रूही का कोई आता पता नहीं था। आर्यन की आंख लाल थी जैसे वह रोया हो। वहीं अरमान के चेहरे पर भी परेशानी के भाव थे। आर्यन अरमान की तरह देखकर बोलता है, भाई रूही कहाँ पर है? मुझे मेरे रूही अभी के अभी अपने पास चाहिए। आप कहीं से भी मेरी रूही को लाकर मुझे दे दीजिए। अरमान आर्यन को शांत करते हुए बोलता है, आर्यन शांत हो जाओ। मुझे भी रूही चाहिए और अभी रूही नहीं मिल रही है तो क्या करें? पता नहीं वह अभी कहाँ पर होगी, किस हाल में होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो काव्य मुझसे इतना गुस्सा होकर चली गई। आर्यन अरमान की तरफ देखकर बोलता है, क्या कर दिया भाई? यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपको रूही को अकेला छोड़ने ही नहीं चाहिए था। कल तक वह हमारे साथ कितनी खुश थी। सुबह भी वह शांत थी पर अब वह नाराज होकर हमसे दूर चली गई। अरमान एक गहरी सांस लेकर, मुझे पता है इस सब में मेरी गलती है। मुझे रूही को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, जबकि मुझे पता है कि रूही काव्य से अलग है। खैर हम अब प्रार्थना कर सकते हैं कि काव्य जहां कहीं भी हो सेफ हो। फिर चेहरे पर गुस्से वाले भाव लाते हुए बोला, मुझे यह बताओ वह दोनों लड़कियां अभी कहां पर है? आर्यन के चेहरे पर भी गुस्सा उतर आया। उसने अरमान की तरफ देखकर कहा, मेरी रूह को हर्ट करके कहां पर हो सकती हैं? वह दोनों बेस में है, हमें वहां पर चलना चाहिए। अरमान ने हाँ में सर हिला दिया। अरमान और आर्यन ने अपने सारे लोगों को रूही को ढूंढने में लगा दिया था। वही वह दोनों उस मैनेजर लड़की और उस रूबी नाम की लड़की के पास चले गए जिन्हें उन्होंने कैद करके रखा था। दूसरी तरफ अगले दिन काव्य की नींद खुली। उसे अपने सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह आंखें बंद किए हुए अपनी जगह पर बैठकर गई। उसने अपना सर पकड़ लिया। आए मम्मी, ये सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? फिर वह अपने आसपास बेड को टटोलते हुए, हब्बी बेब, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है। वह जब अपनी आंखें खोलकर देखती हैं तो उसके आसपास टेडी बियर्स और डॉल्स रखे हुए थे। काव्य एक सेकंड के लिए हैरान हो जाती है। फिर अजीब सा मुंह बनाते हुए टेडी बियर्स और डॉल को देखकर बोलती हैं, यह बचकानी चीज मेरे पास किसने रखी है? फिर वह अपने आसपास का नजारा देखते हैं तो फिर हैरान हो जाती है, क्योंकि यह घर उसका नहीं था, ये कमरा भी उसका नहीं था। यह एक वाइट एंड पिंक थीम में तैयार किया प्रिंसेस लड़की का कमरा था। काव्य अपने सर को पकड़कर बोलती हैं, भगवान एक जगह पर ही सेट रहने दो मुझे। अब पता नहीं मुझे कहां पर भेज दिया है। क्या यह कोई नई कहानी है या कोई नई दुनिया है? वह अपनी जगह पर खड़ी होती है
और आसपास की चीजों को देखने लगती हैं। वह मिरर के पास जाकर खुद को दिखती है, फिर खुद से बोलती हैं, शक्ल तो रूही की है, बाल भी वही है, कपड़े भी वही है जो कल पहन रखे थे। मतलब मैं किसी दूसरी दुनिया में नहीं गई हूँ अभी, पर यह जगह है कौन सी? क्या यह अरमान और आर्यन की किसी दुश्मन का घर है? काव्य तो रूही को बॉडी में रहकर पागल हो गई है। अगर ये कोई दुश्मन होता तो यहाँ इतने अच्छे से क्यों रखता? खैर, सेफ्टी फर्स्ट। ऐसा बोल वह वाही फलों की टोकरी में रखें एक नाइफ को उठा लेती हैं। काव्य अपने हाथ में नाइफ को लिए हुए अपने रूम के दरवाजे को खोलते हैं और बाहर आती है। बाहर से ये घर दिखने में काफी ज्यादा बड़ा और आलीशान था। वह चारों तरफ दिख रही थी। वह मन में सोचते हैं, यार जगह तो बड़ी सुंदर है, पर कौन सी जगह है? मैं यहाँ क्यों हूँ, कैसे आई? काव्य पूरी सतर्कता के साथ बाहर आ रही थी। वह सीढ़ियों के जरिए नीचे आने लगे और धीरे धीरे नीचे आ रही थी। क्या किडनैपर मुझे इस आलीशान जैसी दिखने वाली जगह पर है छोड़कर चले गए हैं? यार खाना तो रख कर जाते, भूख लग रही है। कोई नहीं, फलों से काम चला लूंगी मैं। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।